हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बिहाइव बुक की फर्स्ट पोएम और सबसे छोटी पोएम डस्ट ऑफ स्नो की एक क्विक और डिटेल्ड समरी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में इस पोएम के हम राइम स्कीम को देखेंगे, सारे लिटरेरी डिवाइसेस को देखेंगे अलॉन्ग विद ऑल द एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। ओके, सो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम अबाउट नेचर एंड इट इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने नेचर की पोएम्स लिखने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो आइए डिस्कस करते हैं हम आज की ये पोएम। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज दिस शॉर्ट पोएम highlights the unimaginable healing power of tiny creatures and small things of nature. So ये डस्ट ऑफ स्नो पोएम हमें बताती है कि कैसे नेचर की छोटी से छोटी चीज भी हमें बहुत ज्यादा खुशी दे सकती है। ओके, फ्रॉम अ बैड मूड टू इल हेल्थ देयर इज नथिंग दैट कैन नॉट बी क्योर्ड बाय नेचर। तो इस पोएम में हम ये जानेंगे कि खराब मूड से लेकर खराब हेल्थ तक सब कुछ नेचर क्योर कर सकता है। एवरीथिंग कुड बी क्योर्ड बाय नेचर। ठीक है, नेचर हर परेशानी से हमें इजाद दिला सकता है। ओके, सो वी विल बी नोइंग अबाउट अनइमेजिनेबल हीलिंग पावर ऑफ नेचर। ओके, द ऑथर वॉज एक्सपीरियंसिंग वन सच बैड डे when a crow's movement near a hemlock tree dusted snow upon him. तो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट का दिन कुछ ज्यादा खास नहीं था, उनका दिन खराब ही जा रहा था। He was passing by a road और उस रोड के किनारे पर एक हेमलॉक ट्री था। हेमलॉक एक पॉइजनस पेड़ होता है, ठीक है। उस हेमलॉक ट्री के ऊपर एक क्रो बैठा हुआ था। तो पोएट का दिन अच्छा नहीं था। ऊपर बैठा हुआ क्रो थोड़ा सा मूवमेंट शो करता है, जिसकी वजह से उस हेमलॉक ट्री की स्नो पोएट के ऊपर गिर जाती है। इतना छोटा सा इंसिडेंट पोएट का पूरा खराब मूड ठीक कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हेमलॉक ट्री जो कि एक पॉइजनस पेड़ है और क्रो जिसको कि थोड़ा अशुभ माना जाता है, दे बोथ आर रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ओके, द स्नो इंस्टेंटली मेक्स हिम हैप्पियर, हिज डेज गेट्स अ लॉट बेटर। तो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ क्रो अगर थोड़ी सी मूवमेंट शो करता है, उस मूवमेंट की वजह से पोएट के ऊपर स्नो गिर जाती है और वो थोड़ी सी स्नो के पार्टिकल्स पोएट के मूड को इनहांस कर देते हैं, अपलिफ्ट कर देते हैं। ओके, thus the supremacy of nature as a whole made him realize how petty his problem was. तो नेचर के इस इंसिडेंट से पोएट को ये रियलाइज होता है कि उसकी प्रॉब्लम कितनी ज्यादा छोटी थी। वो खामखा ही पूरे दिन परेशान था। हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस tree combined with crow being the indicator of doom and fear are used in the poem as the carrier of happiness in the life of narrator. इस पोएम में हेमलॉक ट्री और क्रो दोनों ही सैडनेस के प्रतीक हैं। बोथ आर सिंबलाइजिंग सैडनेस एंड रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। लेकिन कैसे ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स हमारी जिंदगी में खुशियां लेकर आते हैं, ये पोएट ने हमें बताया है। हेमलॉक ट्री और क्रो जो कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, उन्हीं की वजह से पोएट की उस दिन में बहुत ज्यादा सुधार आता है, उसका मूड अपलिफ्ट होता है इन्हीं नेगेटिव एस्पेक्ट्स की वजह से। द पोएट ट्राइज टू हाईलाइट दैट सम क्रीचर्स लिंक्ड विद नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ कैन ब्रिंग चेंज एंड हैप्पीनेस इन लाइफ। तो पोएट इस पोएम के थ्रू इसी बात को हाईलाइट करना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में भी कई सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स can be the bringer of happiness in our lives. ठीक है, being outdoors in nature with all its unpredictability can benefit anyone anywhere at any time. So poet is trying to say here कि अगर बाहर रहते हैं आप, नेचर के साथ रहते हैं, नेचर के क्लोज रहते हैं, तो वो आपको एक अनप्रिडिक्टेबल मैनर में खुशी दे जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब नेचर कैन बेनिफिट एनीवन anywhere at any time. So this was our poem. अब हम पोएम की लाइंस देखेंगे, उसके बाद इसके पोएटिक डिवाइसेस, देन राइम स्कीम, देन क्वेश्चन आंसर्स। तो पहले हम पोएम की लाइंस देखते हैं। The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. तो आपको इन लाइंस का मतलब पहले ही मैं बता चुकी हूँ। अब हम राइम स्कीम को देखते हैं।
द वे अ क्रो, यहाँ पर एक सेंटेंस यहाँ पर खत्म होता है, द वे अ क्रो। सो क्रो का राइम स्कीम हो गया ए, शूक डाउन ऑन मी। आर क्रो एंड मी राइमिंग? नो, तो मी का राइम स्कीम हो गया बी। ठीक है, द डस्ट ऑफ स्नो। अब देखिए क्रो और स्नो दे बोथ आर राइमिंग। क्रो का राइम स्कीम था ए, तो स्नो का भी राइम स्कीम ए होगा। और यहाँ पर मी और ट्री दे आर ऑल्सो राइमिंग, तो मी का राइम स्कीम बी था, तो ट्री का भी बी होगा। राइम स्कीम होगा ए बी फर्स्ट स्टैंजा का। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। हार्ट एक नया वर्ड है जो ऊपर वाले स्टैंजा के किसी भी वर्ड से राइम नहीं कर रहा, तो इसका राइम स्कीम हो गया सी। अ चेंज ऑफ मूड, इसका राइम स्कीम हो गया डी। एंड सेव्ड सम पार्ट, अ पार्ट एंड हर्ट दे आर राइमिंग, इसका भी हो गया सी। एंड रूइड का हो गया डी। सो इट्स सी डी, ए बी सी डी। This is the rhyme scheme of our poem. Now let's talk about literary devices. Okay. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. आप देख सकते हैं इस फर्स्ट स्टैंजा में सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया गया है। तो जहां पर पोएम को राइम करवाने के लिए स्ट्रक्चर चेंज कर दिया जाए सेंटेंस का, वहां पर पोएटिक डिवाइस होता है इनवर्जन। जहां पर सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया जाए, पोएटिक डिवाइस इनवर्जन, याद रखना। ओके, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट। अब देखिए इस लाइन में दो वर्ड्स हैं, हैज और हर्ट, दोनों का फर्स्ट अल्फाबेट एच और एच है, और ये दोनों पास पास में भी हैं। सो वी हैव एलिटरेशन हियर। हैज गिवन माई हार्ट, हैज और हार्ट में एलिटरेशन है। अ चेंज ऑफ मूड and saved some part of a day I had rued. saved some में भी alliteration है। और इस पूरी पोएम में enjambment है। enjambment मतलब जब किसी एक पोएम की लाइन समाप्त नहीं होती, एंड नहीं होती, वो दूसरे पैरा में दोबारा से कंटिन्यू हो जाती है दूसरी लाइन में। देखिए द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, ये कंटिन्यूएशन में है लेकिन विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। फर्स्ट लाइन की कोई एंडिंग नहीं दिखाई जा रही, वो सीधा सेकंड लाइन से वापस कंटिन्यू हो रही है। दिस इज एनजैम्पमेंट, और इस पूरी पोएम में एनजैम्पमेंट पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है। ठीक है, सो इस पोएम की राइम स्कीम है ए बी सी डी, और इसके पोएटिक डिवाइसेस है एलिटरेशन, इन्वर्जन और एनजैम्पमेंट। ओके, एलिटरेशन कहाँ पर था? हैज हर्ट में और सेव्ड सम में। देन वी हैड इन्वर्जन इन फर्स्ट स्टैंजा, क्योंकि वहां पर सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया गया था ताकि वो राइम हो सके। देन वी हैड एनजैम्पमेंट थ्रू आउट द पोएम। एनजैम्पमेंट मतलब जब कोई एक सेंटेंस पोएम का खत्म नहीं होता, वहां पर कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता, बल्कि वो नेक्स्ट लाइन से वापस कंटिन्यू हो जाता है, दैट इज एनजैम्पमेंट। तो हमारी पूरी पोएम में एनजैम्पमेंट का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, पोएम डिस्कस करी हमने, पोएटिक डिवाइसेस देखे, राइम स्कीम देखी। Now we'll discuss all the NCERT question answers. Okay? तो पहला सवाल, What is a dust of snow? What does the poet say has changed his mood? How has the poet moods changed? Dust of snow का मतलब क्या है? इसका मतलब है स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स, और डस्ट ऑफ स्नो की वजह से कैसे पोएट का मूड अपलिफ्ट होता है। हेमलॉक ट्री के ऊपर एक क्रो बैठा होता है, वो अपनी बॉडी को शेक करता है, जिसकी वजह से थोड़े से स्नो के पार्टिकल्स पोएट के ऊपर गिर जाते हैं, और इसी वजह से पोएट का जो खराब ऑफुल मूड होता है वो अपलिफ्ट हो जाता है। यही लिखना है हमने अपने आंसर में। डस्ट ऑफ स्नो रेफर्स टू टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो मतलब स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स। These particles are so small that poet referred to them as dust. तो ये स्नो पार्टिकल्स इतने ज्यादा स्मॉल है कि पोएट ने इनको डस्ट बोल दिया है। दैट्स व्हाई द टाइटल ऑफ द पोएम इज डस्ट ऑफ स्नो, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ स्नो आर वेरी स्मॉल। ओके, द पोएट वॉज इन ऑफुल मूड, मतलब सैड मूड। When the particles of snow had fallen on him, this changed the poet's frame of mind instantly and his day gets a lot better. The poet was in bad mood.
ही वॉज पासिंग बाय अ हेमलॉक ट्री, उसके ऊपर बैठा हुआ एक क्रो अपनी बॉडी को शेक करता है, जिसकी वजह से डस्ट के कुछ पार्टिकल्स पोएट की बॉडी पर गिर जाते हैं। इस इंसिडेंट की वजह से पोएट को ये रियलाइज होता है कि उसकी प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा छोटी थी और उसका मूड अचानक से अपलिफ्ट हो जाता है और उसका दिन जो उसने रिग्रेट और सैडनेस में बिता दिया था वो दिन काफ़ी बेहतर बन जाता है। ठीक है, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम? द फॉलोइंग क्वेश्चंस मे हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर. What are the birds that are usually named in the poems? Do you think a crow is often mentioned in poems? What images come to your mind when you think of a crow? तो सवाल है कि तो इस पोएम में पोएट ने क्रो का ही इस्तेमाल क्यों किया? वो किसी और सुंदर बर्ड को चुन सकते थे, वाई क्रो? आपने पहले कभी किसी पोएम में पढ़ा है कि क्रो का जिक्र हुआ हो पोएम में? नहीं, सिर्फ सुंदर बर्ड्स का ही जिक्र किया जाता है अपनी पोएम में, अपनी पोएम को एनहांस करने के लिए। लेकिन पोएट यहाँ पे बताना चाहते हैं कि क्रो को नेगेटिविटी का प्रतीक माना जाता है, लेकिन हमारी लाइफ के कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हमारी लाइफ में हैप्पीनेस ला सकते हैं, इसलिए पोएट ने यहाँ पर क्रो का इस्तेमाल किया। ठीक है, और एक क्वेश्चन का ये भी पार्ट है, व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ क्रो? जब आप क्रो के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? सबके दिमाग में नेगेटिविटी ही आती है, क्योंकि हमने एक इमेज ही ऐसी क्रिएट कर रखी है कि वो नेगेटिव एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का। तो इसलिए पोएट यहाँ पर इस चीज को क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं कि लाइफ में कई बार नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हमारी लाइफ में खुशियां ला सकते हैं। ठीक है, सो आंसर इज बर्ड्स लाइक स्पैरो, नाइटिंगेल एंड पिकॉक आर मोर देन ऑफन नेम्ड इन पोएम्स। तो जाहिर सी बात है, पोएम्स में क्रो का इस्तेमाल आमतौर पर नहीं किया जाता। बर्ड्स जैसे कि स्पैरो, नाइटिंगेल, पिकॉक, इन्हें सबका यूज किया जाता है। अनलाइक दीज बर्ड्स, क्रोज आर ऑफन सीन एज इंडिकेटर्स ऑफ डूम एंड फियर। तो क्रोज किसके इंडिकेटर्स हैं? डूम एंड फियर के। दे आर ऑफन यूज्ड फॉर नेगेटिव रेफरेंसेस। तो क्रोज को नेगेटिव रेफरेंसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पोएट अपनी इस पोएम में ये बताना चाहते हैं कि लाइफ के नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हमारी जिंदगी में खुशियां ला सकते हैं, इसलिए पोएट ने यहाँ पर क्रो का इस्तेमाल किया। ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट इज अगेन व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री? अब हेमलॉक भी एक पॉइजनस ट्री है। व्हाई डज नॉट द पोएट राइट अबाउट मोर ब्यूटिफुल ट्री सच एज मेपल और एन ओक और अ पाइन? तो यहाँ पर पोएट ने हेमलॉक ट्री का इस्तेमाल क्यों किया, जबकि वो एक पॉइजनस पेड़ है? उसने कोई और सुंदर पेड़ का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, जैसे कि ओक, पाइन और मेपल? क्योंकि पोएट यहाँ पर बताना चाहते हैं कि हमारी लाइफ के नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हमारी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां ला सकते हैं, हमारे मूड को अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने लाइफ के दो नेगेटिव रेफरेंसेस लिए, एक क्रो और दूसरा हेमलॉक ट्री। ओके, so the answer is trees are also seen as mighty creatures imparting wisdom as they are too old. They give out oxygen and absorb the carbon dioxide, which is connected with absorbing all the negative energy. But there are trees that are poisonous too, like a hemlock tree. तो देखिए, trees are mighty creatures जो कि हमारी जिंदगी की सारी नेगेटिव एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करके हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि ट्रीज हमारी जिंदगी की सारी नेगेटिव एनर्जी अब्सॉर्ब करके हमें पॉजिटिविटी देते हैं। लेकिन कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं। ठीक है, लाइक अ हेमलॉक ट्री, जैसे कि हेमलॉक ट्री काफी पॉइजनस ट्री होता है, वैसे ही कुछ पेड़ और भी पॉइजनस होते हैं। The poet does not mention a more beautiful tree such as maple, oak or pine because he wants to indicate a sad scene. पोएट ने हेमलॉक ट्री के अलावा किसी और सुंदर पेड़ का जिक्र क्यों नहीं किया? क्योंकि he wanted to create a sad scene. He wants us to know कि हमारी जिंदगी के नेगेटिव रेफरेंसेस, नेगेटिव एस्पेक्ट्स जिनको हम नेगेटिविटी का प्रतीक मानते हैं, वो भी हमारी जिंदगी में खुशियां ला सकते हैं। ओके, because he wants to indicate a sad scene, being poisonous, a hemlock tree is considered bad and so he refers to it. तो poisonous ट्री होने की वजह से हेमलॉक को बुराई का और
सैडनेस का प्रतीक माना जाता है, इसलिए पोएट ने यहाँ पर हेमलॉक ट्री का इस्तेमाल किया, ना कि मेपल, ओक और पाइन। समझ आ गया? नाउ कमिंग टू आवर थर्ड पार्ट, व्हाट डू क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, जॉय और सॉरो? What does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stands for? So, crow और hemlock tree क्या represent कर रहे हैं, खुशी या sorrow? Of course, sadness, sorrow. What does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stands for? And the second part of the question is asking, जो dust of snow क्रो ने ऊपर पेड़ से गिरा दी थी पोएट के ऊपर, वो डस्ट ऑफ स्नो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? So the answer is both crow and the hemlock tree represent sorrow. तो hemlock tree और crow दोनों ही sorrow को represent कर रहे हैं, दोनों ही लाइफ के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को represent कर रहे हैं. Frost has used both the negative creatures, crow and the hemlock tree, as the carriers of positivism and strength that transformed his day for the better. तो इस पोएम में पोइट ने हेमलॉक ट्री और क्रो, जो कि नेगेटिविटी का प्रतीक है, इन दोनों का इस्तेमाल किया ये बताने के लिए कि पोएट की लाइफ में दे वर द ओनली क्रीचर्स विच वर कैरियर ऑफ पॉजिटिविज्म एंड स्ट्रेंथ, और इन्हीं दो नेगेटिव कैरेक्टर्स ने पोएट के मूड को अपलिफ्ट किया और उनका दिन संवार दिया. By not using birds like sparrow and nightingale and trees like maple, oak or a pine, the poet has tried to break down all the preconceived notions we all have about certain agents of nature. तो पोएट ने इस पोएम में सुंदर पेड़ जैसे कि ओक, पाइन और मेपल का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हेमलॉक ट्री का इस्तेमाल किया, और सुंदर बर्ड्स जैसे कि नाइटिंगेल, पिकॉक और स्पैरो का इस्तेमाल ना करते हुए एक क्रो का इस्तेमाल किया, क्योंकि पोएट हमारे दिमाग का जो पहले से एक फिक्स्ड है यहाँ पर कि क्रीचर्स जैसे कि मेपल और ओक और बर्ड्स जैसे कि नाइटिंगेल और पिकॉक, यही सब हमारी जिंदगी में खुशियाँ ला सकते हैं. ये जो हमारे दिमाग में बैठी हुई बात है, इस बात को पोएट खत्म करना चाहते हैं. ठीक है? ही वॉन्ट्स टू मेक अस अंडरस्टैंड कि लाइफ में कुछ भी नेगेटिव नहीं होता, वो बस हमारा नजरिया होता है कि हम चीज़ों को नेगेटिवली देखते हैं. नेगेटिव चीज़ें भी हमारी जिंदगी में कई सारी खुशियाँ ला सकती हैं, पॉजिटिविटी दे सकती हैं, स्ट्रेंथ दे सकती हैं. ठीक है? तो पोएट हमें यही बताना चाहते हैं, इसी वजह से उन्होंने हेमलॉक ट्री और क्रो का इस्तेमाल किया अपनी पोएम में. ओके? So he has tried to make us understand that we see the world not as how it is, but as how we want to see it. Thus the crow sitting on a hemlock tree together made his day better. The dust of snow stands for joy. तो पोइट हमें बताना चाहते हैं कि जिंदगी के दो नेगेटिव एस्पेक्ट्स जिनको हम नेगेटिव मानते हैं, वो बस हमारे मानने और ना मानने के ऊपर डिपेंड करता है. नथिंग इज नेगेटिव और पॉजिटिव. ठीक है? वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे देखते हैं उस चीज को. व्हाट इज आवर एस्पेक्ट. सो यहाँ पर पोइट ने हेमलॉक ट्री और क्रो को अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी और मूड अपलिफ्टमेंट का कारण बताया है. ठीक है? इन दोनों नेगेटिव रेफरेंसेस ने ही मिलके पोएट के दिन को बेहतर कर दिया. और यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है जॉय, क्योंकि डस्ट ऑफ स्नो की वजह से ही पोएट का मूड अपलिफ्ट हुआ एंड ही फेल्ट जॉयस. समझ आ गया? तो हमने पूरे लेसन को डिस्कस किया, हमने पोएम की लाइंस पढ़ी, राइम स्कीम देखा, पोएटिक डिवाइसेस देखे और सारे क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लिया. आई होप आपको चीज़ें समझ आई हो, और अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछें. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे. तो आपसे मिलते हैं हम आगे आने वाले वीडियोस में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे.